हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दीपक क्लासेस। आज हम फ्लूइड मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड में सेकंड डे 2 में चले गए हैं और डे 2 में आज हमने करना है फ्लूइड डायनामिक्स। इसमें हम आइडियल फ्लूइड जो कि ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, विस्कोसिटी, स्टोक्स लॉ, पॉइजरी लॉ, टर्मिनल वेलोसिटी, फ्लो ऑफ फ्लूइड, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, बर्नौली इक्वेशन और टॉर्सली लॉ, इतना सब कुछ हमने यहाँ पे करना है और इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आइडियल फ्लूइड की बात करें। कल मैंने आपको बताया था आइडियल फ्लूइड किसे कहते हैं, या हमारा जो ये चैप्टर है इसमें जो कैलकुलेशन है सारी वो हमारा दो चीज़ को लेके है। एक तो ऐसा फ्लूइड जो इनकम्प्रेसिबल है उसको हम आइडियल फ्लूइड की कैटेगरी में डालेंगे, और दूसरा वो इनकम्प्रेसिबल के साथ साथ नॉन विस्कस होना चाहिए। ठीक है, तो ये कभी कभी प्रॉपर्टी पूछ ली जाती हैं। और अब क्या होगा, अब हम फ्लूइड डायनामिक्स पढ़ रहे हैं तो फ्लूइड मोशन में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले विस्कोसिटी में चलते हैं। तो पहला टॉपिक है विस्कोसिटी। तो बच्चों, विस्कोसिटी हमारी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो फ्लूइड के मोशन में, जब हम मोशन होता है फ्लूइड के तभी आएगी। जैसे आपका मैकेनिक्स में फ्रिक्शन का रोल था वैसे ही विस्कस फोर्स का रोल है। विस्कस फोर्स हमारा तब यूज होता है जब कोई फ्लूइड की एक लेयर दूसरे लेयर पर, ठीक है, एक लेयर जब मोशन में आएगी दूसरी लेयर पे तो वो उस रिलेटिव मोशन को क्या करेगा, अपोज करेगा। ठीक है, तो वहां पर जो बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स होता है उसको हम क्या बोलते हैं, विस्कस फोर्स या विस्कस ड्रैग कहते हैं। ठीक है, और हमेशा ये बात ध्यान रखना, जो विस्कस फोर्स है या विस्कस ड्रैग जो है, विस्कस फोर्स लिख लेते हैं या ड्रैग जो है, ये कहाँ पे लगेगा, ये लगेगा एक्ट टेंजेंशियली। टेंजेंशियली एक लेयर का दूसरे लेयर पर लगेगा और वो भी अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, फ्लूइड के मोशन के अपोजिट, और ये इसका जो टेंडेंसी है वो है कि मोशन को रोकना ही, आप ये समझ सकते हैं। तो ये होता क्यों है, कोई पूछेगा अगर इसका कॉज क्या है, तो कॉज ये है जब लिक्विड आपका मूव कर रहा है स्लोली या स्टेडली मूव कर रहा है किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस में, तो सारी जो उसकी लेयरें हैं वो तो पैरेलल होंगे। ऐसे सारी जो लेयरें हैं वो क्या होंगी, पैरेलल लेयरें होंगी। तो जो लेयर कांटेक्ट में होंगे, जो लेयर फिक्स सरफेस के कांटेक्ट में होंगे, जो रेस्ट पे है, एक हमारा ऐसा फिक्स सरफेस होगा यहाँ पे, यहाँ पर क्या होगा, ये रेस्ट पे होगा फिक्स सरफेस। तो धीरे धीरे क्या होगा, जो ये रेस्ट पे है तो वेलोसिटी एवरी अदर लेयर जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। जैसे मान लो ये पहली लेयर है, इसकी वेलोसिटी यहाँ पे है, तो दूसरे की ये होगी, तीसरे की ये होगी, चौथे की ये होगी। तो जब ये इंक्रीज होगा यूनिफॉर्मली अपवर्ड तो होगा क्या, जो दो लेयर है, जैसे मान लो एक लेयर आप ये ले लो पहली लेयर, एक लेयर आप ये ले लो दूसरी लेयर, इन दो लेयर में जो हमारी टेंडेंसी है, जैसा आप देखेंगे इसमें दो लेयर 1 और 2 लेंगे, ए का जो एक्सेलरेट है जो हमारा ए वाला है उसमें क्या होगा, एक यहाँ पर अपोजिट फोर्स ये है हमारा विस्कस फोर्स। तो जो हमारा ए और बी दो लेयर है, जो अपवर्ड फास्ट मूविंग लेयर है आपका, वो टेंस करेगा, एक्सेलरेट करेगा, लोअर स्लोली करेगा। ठीक है, अब आप देखिए जो विस्कस ड्रैग फोर्स लगेगा, या आप कह सकते हैं जो टेंजेंशियल फोर्स लगेगा इन दो लेयर के बीच में, उसी को हम क्या बोलते हैं, विस्कस ड्रैग। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा जी, पहली बात तो ये क्लियर होगी। दूसरा, जो हमारा विस्कस फोर्स है, जैसे हमारा सॉलिड फ्रिक्शन होता है वैसे विस्कस फोर्स है। विस्कस फोर्स न्यूटन साहब ने इसके बारे में कुछ बताया कि जो विस्कस फोर्स है आपका, विस्कस फोर्स हमारा एरिया के प्रोपोर्शनल होता है, किसके एरिया के, जो लेयर कांटेक्ट में है। और जो हमारा विस्कस फोर्स है, विस्कस फोर्स हमारा वेलोसिटी ग्रेडियंट, जो दो लेयर हैं उनके वेलोसिटी ग्रेडियंट के प्रोपोर्शनल होता है। तो जब आप इसको कंबाइन करेंगे तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा, और यहीं से एक कांस्टेंट निकल के आएगा, एफ इक्वल टू ईटा ए डी वी बाई डी एक्स। तो जो ईटा है आपका वो क्या है, वो है आपका क्या कहते हैं, विस्कोसिटी। और आपके बहुत सारे एग्जाम में इसकी डायमेंशन पूछी जाती है कि विस्कस
फोर्स या विस्कोसिटी की डायमेंशन बताइए। ठीक है, तो ये हमारा न्यूटन साहब का कैलकुलेशन था कि जो टेंजेंशियल फोर्स होगा वो कितना होगा। एक बात आप ये ध्यान रखिए, जो हमारा विस्कस फोर्स है वो इंडिपेंडेंट होता है नॉर्मल रिएक्शन के। नॉर्मल रिएक्शन का इन दोनों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पड़ेगा तो किसका पड़ेगा? इन दोनों के कांटेक्ट के एरिया के और वेलोसिटी ग्रेडियंट के। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट होगा ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। और जबकि आपको मैं बता दूं, जो सॉलिड फ्रिक्शन होता था वहाँ वो नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंडेंसी थी उसकी। ठीक है, और वो हमारा रिलेटिव वेलोसिटी, दो सॉलिड सरफेस की रिलेटिव वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता था। ठीक है, अच्छा, अब जो विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी की जो हमारी यूनिट होती है, हमारी विस्कोसिटी की जो यूनिट हम डिफाइन करते हैं, तो एक साइंटिस्ट साहब हैं उनके नाम पे करते हैं। CGS जो यूनिट है, CGS यूनिट को हम यहाँ बोलते हैं, CGS यूनिट को पॉइज। क्या बोलते हैं? पॉइज। तो पॉइज यूनिट हमारी CGS यूनिट होती है। और वहीं पर अगर आपको पूछा जाए कि SI यूनिट क्या होती है, तो वो होती है भैया डेका पॉइज। क्या होती है? डेका पॉइज, या कोई कोई इसको पॉइजली भी कह देते हैं साइंटिस्ट के नाम पे। ठीक है, पॉइजली। और वैसे अगर आप SI में कन्वर्ट करें तो SI में कितना आ जाएगा? अगर आप इसकी यूनिट नॉर्मली SI में देखें तो कितना आ जाएगा? केजी इनवर्स और यहाँ से मीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स। इसी को हम क्या बोलते हैं? डेका पॉइज। डेका पॉइज। और वहीं अगर आप इसका क्या निकालते हैं? CGS में निकालते हैं तो केजी को कन्वर्ट कर लीजिए। केजी को किस में करेंगे? ग्राम में कर लीजिए। और इसको सेंटीमीटर में कर लीजिए। तो ग्राम कितना हो जाएगा? ग्राम सेंटीमीटर -1 सेकेंड -1। ठीक है, ये केजी होता है, नॉर्मल केजी। ठीक है, तो ये हमारी पॉइज होती है। तो इसका नाम हमने स्पेशली दे दिया। कभी कभी अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे कि भैया एक मिनट, इसको एक स्लाइड और ले लेते हैं। अगर आपसे कभी ये पूछ दिया जाएगा कि जो हमारा एक पॉइजली होता है या एक डेका मीन्स कितना होगा? 10। तो एक डेका पॉइज बराबर कितना होता है? 10 पॉइज। ठीक है, तो देखो, जिस बच्चे की इस पे डिमांड आई थी कि इसको करा दो, उसको मैं ये बताना चाहूँगा, या उन सबको मैं ये बताना चाहूँगा जो विस्कोसिटी को देख रहे हैं या इस लेक्चर को देख रहे हैं। तो विस्कोसिटी में आपको क्या तैयार करना है? एक तो फॉर्मूला क्या होता है? F/A। ठीक है, क्योंकि F = A dB/dx होता है, तो F/A dB/dx = क्या हो जाएगा? विस्कोसिटी। F/A dB/dx। तो F/A को हम एक नाम और देते हैं, अगर आप सभी को पता है, इसको हम स्ट्रेस भी कह देते हैं या प्रेशर भी कह देते हैं, अपॉन में वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, एक तो आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है। दूसरा बच्चों, आपको एक ये बात ध्यान रखनी है कि जो विस्कोसिटी है, जो आपकी विस्कोसिटी है, ये आपका फ्रिक्शन की तरह बिहेव करता है, लाइक फ्रिक्शन इन फ्लूइड। इसकी तरह बिहेव करेगा, फ्रिक्शन की तरह। और ये कन्वर्ट करता है काइनेटिक एनर्जी को हीट में। काइनेटिक एनर्जी को किस में करता है? हीट में। ये मैं आपको एक मैप बना के दे देता हूँ हर टॉपिक का, जिससे आप जब मैं PYQ कराऊंगा तो आप इसको रिलेट कर पाएँ। अच्छा जी, और देखें, कोई भी फ्लूइड, जो हमारे कोई ऐसी फ्लूइड नहीं होगा जिसके पास 0 विस्कोसिटी होगी। ठीक, जैसे कोई थिन अगर आप लिक्विड देखें, जैसे वाटर है, अल्कोहल है, तो ये लेस विस्कस होते हैं, और जो थिक होते हैं वो आपके मोर क्या होंगे? विस्कस होंगे। क्लियर? अच्छा जी, तो ये हमने फॉर्मूला बनाया। क्या बनाया? विस्कोसिटी का फॉर्मूला बनाया। यूनिट मैं आपको बता चुका हूँ, यूनिट इसकी SI यूनिट होती है पॉइज, और इसकी SI नहीं, CGS यूनिट होती है पॉइज, और SI यूनिट होती है डेका पॉइज। SI क्या हो जाती है? डेका पॉइज। और इसकी डायमेंशन बहुत सारे एग्जाम में आपसे पूछी जाती है, तो डायमेंशन इसकी होती है ml-1 t-1। ये आप निकाल सकते हैं, एक बार प्रैक्टिस कर लेना। क्लियर है यहाँ तक? तो चलो आगे चलते हैं। कहीं कहीं पर अगर मैं आपको बताऊँ, थोड़ा सा इसका अगर कंपेयर करें सॉलिड वाले चैप्टर से, तो कोई ये कहता है कि जो विस्कोसिटी है ये आपका शेयर मॉड्यूलस के एनालॉगी दिखाता है, या आप बोल सकते हैं शेयर मॉड्यूलस जैसा बिहेव करता है। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है।
अब देखो क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये फोर्स इसका अपोज कर रहा है, तो हम यहाँ पर एक साइन यूज कर लेते हैं, नेगेटिव साइन। ठीक है, तो वैसे तो यहाँ पर भी नेगेटिव साइन आना चाहिए था, लेकिन आप क्वेश्चन करते समय मॉड्यूलस लेके चलिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इसी पर हमने एक रूल बनाया। हमने क्या, स्टोक्स साहब ने एक रूल बनाया। तो स्टोक्स साहब ने एक रूल क्या दिया कि जो आपका, अच्छा इसको करने से पहले मैं और थोड़ा सा पीछे चलता हूँ, एक स्लाइड और लेता हूँ जिससे आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो विस्कोसिटी है बच्चों, जो आपकी क्या है विस्कोसिटी है, वो किस किस पे डिपेंड करेगी, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो विस्कोसिटी की अगर आप बात करें, जैसे लिक्विड है उसको आप हीट करेंगे तो क्या होगा, अगर आप लिक्विड को हीट करेंगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो क्या होगा, इंटरमोलिकुलर जो अट्रैक्शन हो जाएगा वो वीक हो जाएगा क्योंकि वो मोशन में आ जाएंगे। तो जो लिक्विड है, लिक्विड की जो विस्कोसिटी है, लिक्विड की जो विस्कोसिटी है वो टेम्परेचर के क्या हो जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब टेम्परेचर बढ़ाओगे विस्कोसिटी घटेगी, किसकी, लिक्विड की। कहीं कहीं पर ये फॉर्मूला में अगर आपको इसकी एग्जैक्ट वैल्यू बताओ, कहीं कहीं पर ऐसे भी लिखा रहता है, आपको ये ध्यान नहीं रखना है। आपसे क्वेश्चन यही आएगा कि लिक्विड की विस्कोसिटी टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, जो हमारा लिक्विड है, लिक्विड की जो विस्कोसिटी है, अगर आप प्रेशर का देखेंगे, इसमें किसका रोल देखेंगे, प्रेशर का देखेंगे, तो किसी भी लिक्विड की जो विस्कोसिटी है वो प्रेशर के बढ़ाने पे बढ़ती है। ठीक है, एक्सेप्ट, जैसे केमिस्ट्री में एक्सेप्शन होते हैं वैसे यहाँ पे भी हमारे एक्सेप्शन है H2O का। H2O के लिए जो विस्कोसिटी है वो हमारे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर आप प्रेशर इंक्रीज करोगे, तो वो डिक्रीज करेगी, बाकियों के लिए क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर आप बात करते हैं किसी गैस, क्योंकि फ्लूइड में गैस भी आते हैं, तो गैस में क्या होगा, जो गैस है हमारे, उनकी जो हमारी विस्कोसिटी है, देखो गैस में मेनली जो विस्कोसिटी होती है वो डिफ्यूजन की वजह से होती है। डिफ्यूजन की वजह से गैस मॉलिक्यूल का जो मूवमेंट हो रहा है एक लेयर से दूसरे लेयर में, तो जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है। तो इसमें जो विस्कोसिटी होती है गैस की वो स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होती है। सेकेंड वन अगर बताऊं, जो विस्कोसिटी है किसी भी गैस की वो प्रेशर पे डिपेंड नहीं करती है। तो ये इंपॉर्टेंट एक चार्ट था कि विस्कोसिटी कहाँ कहाँ पे यूज होती है। देखो पिछली बार आपका यहाँ एक क्वेश्चन पूछा था कि वेंचुरीमीटर किस पे बेस्ड है, बर्नौली प्रिंसिपल। वैसे अगर आपको विस्कोसिटी का कभी पूछ लिया जाए कि भैया विस्कोसिटी कहाँ पर हम यूज़ करते हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, तो जो विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी का यूज जो हमने सबसे पहले किया, मिलिकन साहब ने किया। आपने पढ़ा होगा क्लास 12th में, अगर आप ड्रॉपर होंगे, अदरवाइज आप पढ़ेंगे। तो मिलिकन ने चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए विस्कोसिटी का यूज किया। अच्छा, विस्कोसिटी का जो यूज है वो हमारे कहाँ है, जो हमारा ह्यूमन बॉडी में ब्लड मूवमेंट करता है, तो ब्लड मूवमेंट के लिए इसका यूज या इसका एप्लीकेशन हम करते हैं। और भी अगर आप एप्लीकेशन देखें, इसका हम जो डिटरमाइन करते हैं शेप और मॉलिक्यूलर वेट, जो हमारे कुछ ऑर्गेनिक लिक्विड हैं जैसे प्रोटीन है, सेलुलोज हैं, बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में आपको मिलेगा, वहाँ पर भी हम विस्कोसिटी के यूज़ करते हैं। और इसका हम यूज लुब्रिकेंट, जो डिफरेंट सीजन में आप लुब्रिकेंट यूज़ करते हैं उसमें भी हमें यूज़ कर सकते हैं। ये दो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे इसलिए मैंने लिख दिए। आगे है स्टोक्स लॉ। अब देखो विस्कोसिटी जैसे ही हमने निकाली तो वैसे ही हम क्या करेंगे, स्टोक्स लॉ को पढ़ेंगे। स्टोक्स लॉ का मतलब ये है कि अगर कोई फ्री फॉलिंग बॉडी है, फ्री फॉलिंग लिक्विड है, तो उस पर जो विस्कस ड्रैग लगेगा, फोर्स लगेगा, उसकी वैल्यू क्या होगी। देखो जब कोई भी बॉडी फॉल होगी थ्रू अ विस्कस फ्लूइड, तो जो लेयर होंगे वो कांटेक्ट में आएंगे। लेयर जब उस बॉडी के कांटेक्ट में आएंगे, बॉडी मूव कर रही है अपनी वेलोसिटी से, जो फ्लूइड है अगर वो लार्ज डिस्टेंस है उससे रेस्ट में, तो क्या होगा, उनके बीच में एक रिलेटिव मोशन होगा डिफरेंट लेयर ऑफ फ्लूइड के, तो उससे क्या होगा, बॉडी में एक रिटार्डेशन आएगा, फोर्स आएगा। तो स्टोक्स साहब ने बताया कि वो फोर्स की जो वैल्यू होगी वो होगी 6 पाई ईटा आर बी।
ये हमारा फॉर्मूला होता है, इसको आप डायमेंशन एनालिसिस से निकालते हैं, ठीक है। और इसी फॉर्मूले का हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर अगर आपको विस्कोसिटी की डायमेंशन निकालनी होती है तो। क्लियर है यहाँ तक? तो ये हमारा हेल्प करता है और आपने डायमेंशन एनालिसिस से ये सारी चीज़ें देखी होंगी, ठीक है। ये फॉर्मूला कब यूज़ करते हैं? ये करते हैं जब हमारा कोई बॉडी फॉलिंग थ्रू अ फ्लूइड हो, ठीक। अच्छा, स्टोक्स लॉ की कुछ कंडीशन होती है जहाँ पर ये वैलिड है, मतलब इसकी लिमिटेशन ये मान के चलिए वैलिड कहाँ पर है? ये वैलिड वहाँ पे होगा जहाँ पर जो बॉडी है वो हमारी क्या होगी, जो फॉलिंग बॉडी है वो परफेक्ट रिजिड होनी चाहिए और आप ये भी कह सकते हैं स्मूथ होनी चाहिए। सेकंड वन, उनके बीच में कोई स्लिपिंग नहीं होनी चाहिए, स्लिप नहीं होनी चाहिए बॉडी, ठीक है। और आप ये कह सकते हैं जो मोशन ऑफ बॉडी है वो आपका टर्बुलेंट मोशन ना दे, मतलब मोशन जो हो, मोशन मस्ट बी स्ट्रीमलाइन होना चाहिए। अगर स्ट्रीमलाइन नहीं है अदर तो वहाँ पर हमारा स्टोक्स लॉ नहीं लगता है, ठीक हो गया। अच्छा जी, और जो साइज ऑफ बॉडी है एक और लिख लो, साइज ऑफ बॉडी स्मॉल होना चाहिए लेकिन लार्ज किससे होना चाहिए? डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल से, या आप ये कह सकते हैं मीडियम होमोजीनियस होना चाहिए। ये कहाँ से आया? ये हमने क्लास 11th में डायमेंशन एनालिसिस से कई बार देखा है कि डायमेंशन एनालिसिस से कैसे प्रूफ होगा। इसी पे बेस्ड अगला रूल आया पॉइज़ली लॉ, ठीक है। तो पॉइज़ली साहब ने भी एक लॉ दिया चलते चलते, उन्होंने कहा जब तुमने दिया है हम भी देंगे। तो पॉइज़ली साहब ने क्या बोला कि जो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड है, जैसे मान लो कोई कैपिलरी ट्यूब है, ये हमारी कैपिलरी ट्यूब है, हॉरिजॉन्टल पे ही लगता है और इसमें कोई एक लिक्विड फ्लो हो रहा है, मान लो ये एक लिक्विड फ्लो हो रहा है, तो उन्होंने बोला इसके जो वॉल्यूम से ये बाहर निकल रहा है, यहाँ से जो बाहर निकल रहा है पर सेकेंड कितना होगा। तो उन्होंने बोला अगर आप इस पर एक प्रेशर अप्लाई कर दो इस एंड पे दोनों के, तो जैसे ही प्रेशर अप्लाई करोगे तो जो लिक्विड बाहर निकल रहा है तो इसका जो वॉल्यूम पर यूनिट टाइम होता है, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम होता है वो कितना होता है? π/8 P प्रेशर, R इसकी रेडियस, लिक्विड की विस्कोसिटी और L इसकी लेंथ। इस L इस ट्यूब की लेंथ हो गई, R इसकी रेडियस हो गई, ठीक है, N इसका विस्कोसिटी हो गई। तो पॉइज़ली साहब ने कहा किसी हॉरिजॉन्टल कैपिलरी ट्यूब में जिसकी लेंथ R है, लेंथ L है, रेडियस R है, अंडर प्रेशर आप इस पे P लगाएं तो जो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग आउट पर सेकेंड है वो कितना होगा? वो ये होगा। और ये जो हमारा रिलेशन है ये रिलेशन भी डायमेंशन एनालिसिस से हम प्रूव करते हैं। बस ध्यान रहे इसकी भी कुछ कंडीशन है। ये कहाँ पे लगेगा? जो आपका फ्लो है, जो फ्लो ऑफ लिक्विड है वो एक कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, स्टेडी फ्लो होना चाहिए, ठीक है, अदरवाइज ये नहीं लगेगा। दूसरा, हॉरिजॉन्टल पाइप होना चाहिए। तीसरा, प्रेशर जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए हर जगह, ठीक है, कांस्टेंट होना चाहिए। और जो लिक्विड की वेलोसिटी है वो 0 होना चाहिए एट द वॉल ऑफ ट्यूब, ठीक है। और ट्यूब हॉरिजॉन्टल है तो ग्रेविटी का कोई इफेक्ट हमने काउंट नहीं करना है, या आप ये कह सकते हैं ग्रेविटी डज नॉट इन्फ्लुएंस द फ्लो ऑफ लिक्विड, ठीक है, नो रोल ऑफ ग्रेविटी। तो तब जाके हमारा ये रूल लगता है और इससे बेस्ड कई क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अच्छा, कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है, कह रहे हैं विस्कस ड्रैग निकालिए, आपको डायमीटर दिया है, आपको विस्कोसिटी दी है, आपको वेलोसिटी दी है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या लगेगा? स्टोक्स लॉ, 6 π/RB। तो आप स्टोक्स लॉ लगाइए। स्टोक्स लॉ में 6 तो 6 हो गया, ये 22/7 हो गया, विस्कोसिटी 0.8 हो गया, रेडियस देखो उसका आधा कर लो, 10⁻³ होता है 1 mm में, तो डायमीटर रेडियस आधा हो जाएगा, वेलोसिटी 2। तो जब सॉल्व करेंगे तो करेक्ट ऑप्शन आएगा 15 × 10⁻³ सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है टर्मिनल वेलोसिटी। अभी टर्मिनल वेलोसिटी हमने किया नहीं है, इसको फिर करेंगे। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। थर्ड कह रहे हैं कि एन एयर बबल ऑफ डायमीटर इतना राइज स्टेडली थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ इतना एट अ रेट इतना, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इतना। तो पूछ क्या रहा है? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पूछ रहा है। देखो, जब लिक्विड बबल्स मूव कर रहा है कुछ कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो उस पर जो एफ नेट होगा वो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा।
और आपको पता है यहाँ पर मोशन हो रहा है तो F लगेगा कितना, 6 पाई ईटा आर बी लगेगा। ठीक है, कौन सा, ड्रैग फोर्स। इस बंदे को बैलेंस करने के लिए कौन सा फोर्स आएगा, वी ऑन फोर्स। और वी ऑन फोर्स क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंटू रो जी। कितना होता है वी ऑन फोर्स, वी रो जी। तो वॉल्यूम आपने यहाँ पे यूज कर दिया उस बबल का, और यहाँ से जब आप देखेंगे सॉल्व करेंगे तो विस्कोसिटी निकल के आ जाएगी 2/9 आर स्क्वायर रो जी बाई वी। तो वैल्यू पुट कर दीजिए सारी, और सारी वैल्यू पुट करेंगे तो 10 आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या था कि वो हमने कहाँ पे ले लिया है, एक ऐसे पॉइंट पे ले लिया जहाँ पर v कांस्टेंट है, क्योंकि वैसे भी वो कह रहा है कि कांस्टेंट रेट से जा रहा है तो एफ नेट क्या होगा, 0 होगा। एफ नेट मतलब जितना फोर्स रिटार्डेड होगा उतना ही आपका अप्लाइड फोर्स होगा। तो बियॉन्ड फोर्स को बैलेंस कौन करेगा, स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ जब बैलेंस करेगा तो यहाँ से विस्कोसिटी, आर की वैल्यू दी है, रो दिया है, जी दिया है, सब कुछ दिया है, आंसर निकाल दो। अब देखते हैं पहले टर्मिनल वेलोसिटी, फिर आप टर्मिनल वेलोसिटी। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन टर्मिनल वेलोसिटी लिखा है लेकिन है नहीं, क्यों, देखो कह रहा है टर्मिनल वेलोसिटी, जो वेलोसिटी है वही निकालना है आपको, और फॉलिंग थ्रू अ टैंक ऑफ ऑयल इतना। तो रेडियस दिया है, क्या दिया है, फॉलिंग थ्रू और टैंक ऑफ रूम इज 10 सेंटीमीटर। ठीक हो गया, तो 5 mm आपको क्या दिया है, 5 mm आपको दिया है रेडियस, और जो हमारी फॉलिंग है वो 10 सेंटीमीटर पर इनवर्स है। विस्कोसिटी दिया है, विस्कोसिटी आपको दिया 0.9, तो विस्कस ड्रैग फोर्स है, तभी मैं कहूँगी टर्मिनल पहले कैसे आ गया। तो फॉर्मूला क्या लग जाएगा, 6 ईटा आर वी। तो यही फॉर्मूला है इसमें, तो 6 ईटा आर वी में सबकी वैल्यू रख दीजिए, वैल्यू रख के आपका आंसर आ जाएगा। पाई तो रख लेंगे, ईटा आपको ये दिया है, आर आपको ये दिया है, mm 1 mm में आप ये बात ध्यान रखना 10⁻³ मीटर होते हैं। वेलोसिटी आपको दी है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो 1 सेंटीमीटर में होते हैं 100 मीटर, 1 मीटर सॉरी -2 हो जाएंगे, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर में 10⁻² मीटर। तो इसको 10 को कन्वर्ट करके सॉल्व करिएगा, करेक्ट ऑप्शन आपका आएगा 8.48 10⁻³ ए वाला आना चाहिए, चेक करना आप इसको। अब देखो आगे जो चलेंगे उसमें चलेंगे टर्मिनल वेलोसिटी में। तो टर्मिनल वेलोसिटी क्या चीज़ है, देखिए टर्मिनल वेलोसिटी जब आप कोई बॉडी को फॉल करते हैं किसी भी विस्कस फ्लूइड में, तो होता क्या है, स्टोक्स लॉ की वजह से उनमें रिलेटिव मोशन होके एक उसकी लेयर क्या करेगी, ड्रैग फोर्स लगा देगी, और ड्रैग फोर्स ऐसा होगा जो हमारा अपोजिट डायरेक्शन में है, तो मोशन को क्या करेगा, रिटार्डेशन करेगा। तो अब देखिए जब वेलोसिटी ऑफ बॉडी जब इंक्रीज होगी तो हमारा अभी अभी हमने देखा कि अगर वेलोसिटी इंक्रीज होगी, किसी की वेलोसिटी अगर इंक्रीज होगी तो हमारा जो ड्रैग फोर्स है 6 पाई ईटा आर वी, जब आप किसी को फॉल कर रहे हैं उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो ड्रैग फोर्स भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, तो एक स्टेज ऐसी आएगी बच्चों जहां पर जो वेट ऑफ बॉडी है, एक स्टेज ऐसी आएगी जहां पर वेट ऑफ बॉडी जो है जिसको आप फॉल कर रहे हैं वो आपका बिल्कुल इक्वल हो जाएगा। एक तो अपथ्रस्ट, क्योंकि लिक्विड पे एक अपथ्रस्ट लगेगा उस बॉडी पे, और दूसरा क्या लगेगा, स्टोक्स लॉ वाला विस्कस फोर्स। एस लिख देता हूँ, एस मीन्स स्टोक्स। तो जो नीचे को टोटल जैसे ये है तो इसमें एक जो नीचे को mg लगेगा, ऊपर को इस पर थ्रस्ट लगेगा, अपथ्रस्ट, तो अपथ्रस्ट और इस पर जो हमारा स्टोक्स लॉ है इन दोनों को बैलेंस कर लेगा। ठीक है, स्टार्टिंग में क्या होगा, जब गिरेंगे तो अपोजिट फोर्स लगेगा, जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी अर्थ के कांटेक्ट में पास आने में तो आपका फोर्स भी बढ़ेगा। फोर्स जब इंक्रीज होगा तो एक स्टेज ऐसी आती है जहां पर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं। उस कंडीशन में जो हमारा एफ नेट हो जाता है वो कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, क्योंकि अपवर्ड फोर्स को डाउनवर्ड फोर्स हमारा क्या होता है, बैलेंस कर देता है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो बॉडी है वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने लग जाती है, तो उस मिनिमम कांस्टेंट वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, अब देखो वेट ऑफ बॉडी कितना हो जाएगा, वेट होता है भैया mg, और मास को आप ओपन करेंगे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम से, तो वॉल्यूम हो गया ये, अगर इसकी रेडियस r लेते हैं, डेंसिटी होगी रो इक्वल टू g। अपथ्रस्ट कितना होगा, अगर आप अपथ्रस्ट की बात करें वो हो जाएगा 4/3, वही अभी मैंने आपको बताया था बियॉन्ड फोर्स जो लगेगा 4 पाई रो 3
सिग्मा जी, और ये जो सिग्मा है यहाँ पर वो हमारी डेंसिटी है किसकी, लिक्विड डेंसिटी आपकी यहाँ पर जो फ्लूइड है उसकी डेंसिटी है सिग्मा, तभी अब थ्रस्ट में आया। और जो हमारा बॉडी की डेंसिटी है, जिस बॉल को या बॉडी को आप उसमें फेंक रहे हैं उसकी रो है, तो हमने यहाँ पे ये यूज किया प्लस स्टोक्स लॉ 6 पाई ईटा आर बी ये लगा दिया। जब आप इसको पूरा सॉल्व कर देंगे, दोनों फोर्स को बैलेंस करेंगे इस पूरे को लिखने के बाद, तो होगा क्या, होगा ये कि हमारी जो वैल्यू है वो निकल के आ जाएगी टर्मिनल वेलोसिटी की 2/9 आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा जी अपॉन में एन, एन मतलब ईटा। तो ये आपकी टर्मिनल वेलोसिटी हो गई जो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो हमने अभी तक 3 लॉ पढ़े। पहला लॉ हमने पढ़ा स्टोक्स लॉ, दूसरा हमने पढ़ा विस्कोसिटी वाला, ठीक है, तीसरा हमने पढ़ लिया टर्मिनल। तो एक बार मैं इसको फटाफट समराइज कर लेता हूँ। नंबर 1 आपने पढ़ा था विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी में जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, विस्कोसिटी में फॉर्मूला होता है ईटा इक्वल टू F/A नेगेटिव के साथ और वेलोसिटी ग्रेडियंट। उसके बाद आपने पढ़ा सेकंड स्टोक्स लॉ, ठीक है, स्टोक्स लॉ में फोर्स होता है 6 पाई ईटा आर बी। क्योंकि नीट में या जेई में जो भी क्वेश्चन आते हैं फॉर्मूला बेस्ड आते हैं यहाँ से, और 2-3 चैप्टर तो ऐसे हैं आपके सिलेबस में जिसका बस दोष ये है कि वो बहुत बड़े चैप्टर हैं। तो आप जब छोड़ के जा रहे हैं तो पूरा छोड़ के मत जाएं। किसी भी चैप्टर को अगर आप स्किप करना चाह रहे हैं तो वो पार्ट स्किप करें जो नहीं पूछा जा रहा, जो ज़्यादा पूछा जा रहा उसको देख लें। ठीक है, तीसरा हमने अभी भी पढ़ा था टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी, तो टर्मिनल वेलोसिटी का जो हमारा फॉर्मूला है वो कितना है, v = 2/9 आर स्क्वायर, ठीक है, जी अपॉन में ईटा विस्कोसिटी है जो, और रो माइनस सिग्मा। सिग्मा हमारी उस लिक्विड की डेंसिटी है और रो हमारा उस बॉडी की डेंसिटी है। ठीक है, फोर्थ हमने पढ़ा पॉइजली प्रिंसिपल, ठीक है, और पॉइजली साहब ने कहा है कि जो लिक्विड का वॉल्यूम है, वॉल्यूम पर सेकेंड जो फ्लो होगा वो हो जाएगा π/8 PR4 ओवर ईटा एल। तो एटलीस्ट इतने फॉर्मूले तो आपके दिमाग में होने चाहिए। ठीक है, एक बात हमने और देखी, अगर मैं आपको बताऊं, जो विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी हमने डिपेंडेंसी देखी। तो जो लिक्विड की विस्कोसिटी है, लिक्विड के लिए विस्कोसिटी का जो रिलेशन है टेम्परेचर में ये है और प्रेशर में ये है एक्सेप्ट वाटर। और गैस के लिए जो विस्कोसिटी का रिलेशन है टेम्परेचर का तो ये है, प्रेशर पे डिपेंड नहीं करती है। आप देखिए एक क्वेश्चन करिए आप, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन 4th, और ये डायग्राम आपको ऐसे दिया है वेलोसिटी टाइम। ठीक है, मैं आपको इसी में एक बात बता दूं, अगर आप विस्कोसिटी का ग्राफ ड्रॉ करें, अगर आप ये जो टर्मिनल वेलोसिटी है उसका ग्राफ ड्रॉ करें टाइम के रिस्पेक्ट में, जैसा मैंने आपको डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बताया था, पहले तो इंक्रीज होगी वेलोसिटी, लेकिन एक टाइम बाद क्या होगा, एक कांस्टेंट लेवल आ जाएगा। जहाँ पर ये आएगा इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, तो यही क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया था जिसमें ग्राफ बनाए थे। एक ग्राफ ये बनाया था जैसे ए, ठीक है, एक ग्राफ आपका ऐसे बनाया था बी, एक ग्राफ आपका ऐसे बनाया था सी, और एक ग्राफ आपका ऐसे बनाया था डी। और क्वेश्चन कह रहा है एक बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं, स्फेरिकल बॉल को, इन अ लॉन्ग कॉलम ऑफ हाईली विस्कस लिक्विड। द कर्व इन द ग्राफ शोन विच रिप्रेजेंट स्पीड ऑफ बॉल एज द फंक्शन ऑफ टाइम। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी वाला। क्योंकि अभी भी हमने टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला देखा था। टर्मिनल वेलोसिटी में होता क्या है, पहले तो आपकी वेलोसिटी लीनियरली इंक्रीज होती है, तो एक टाइम बाद क्या होता है, एक सैचुरेशन लेवल आ जाता है जहां पर वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है उस बॉडी की। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 5 देखिए, क्वेश्चन 5 कह रहा है एक स्फेरिकल बॉल है जिसकी रेडियस आर है, फॉल फ्रॉम ए रेस्ट इन अ विस्कस एज और रिजल्ट हीट इज प्रोड्यूस ड्यू टू विस्कस फोर्स। द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट when sphere attain terminal velocity
इज प्रोपोर्शनल टू, आप देखिए जो टर्मिनल वेलोसिटी है, अभी भी हमने देखा टर्मिनल वेलोसिटी का जो आपका फॉर्मूला है वो है, आप मेरे साथ बोलेंगे तो जल्दी जल्दी आपको याद हो जाएगा, आर स्क्वायर जी ओवर ईटा और यहाँ पे डेंसिटी रो माइनस सिग्मा, ये आपका टर्मिनल वेलोसिटी है। अब आपसे पूछ क्या रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं कि हीट प्रोड्यूस किया, तो आप यहाँ पे ये देखिए जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो रेडियस की किस पे डिपेंड कर रही है, आर स्क्वायर, क्योंकि हमें रेडियस की ही बात कर रखी है यहाँ पे। तो रेडियस की अगर बात कर रखी है तो जो हीट का रेट चेंज होगा डी क्यू बाई डी टी होगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, जो हमारा हीट होगा वो हमारा हो जाएगा यहाँ पे, फोर्स कितना है वो देखिए पहले, 6 पाई ईटा आर वी, और वी टर्मिनल वेलोसिटी है इनटू वी, ठीक हो गया। जो हमारा हीट है आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, पावर एफ डॉट वी तो होता है हीट, तो यहाँ से अगर आप डी क्यू बाई डी टी निकालेंगे तो फोर्स लिख लीजिए और वेलोसिटी लिख लीजिए। तो जो डी क्यू बाई डी टी है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो कर रहा है वी, ये वी की पावर, ये तो वी हो गया, तो ये वी जो टर्मिनल वेलोसिटी है ये किस पे डिपेंड कर रही है, ये कर रही है आर स्क्वायर। आप इसको अगर देखें तो ये वी आर स्क्वायर पे डिपेंड कर रही है, तो एक तो आर ऑलरेडी है, एक आर स्क्वायर ये आ गया, एक आर स्क्वायर ये आ गया, तो 2 2 4 और 1 5, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 5 वाला। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 करें, 2 बॉल हैं आपके पास, मेटल की बॉल है, दोनों का मास सेम है, दे आर मेड ऑफ अ डिफरेंट मटेरियल ऑफ डेंसिटी इतना इतना, रेडियस इतना इतना, दे आर मेड टू फॉल वर्टिकली इन विस्कस मीडियम which coefficient of viscosity equal to eta and 0.1 इतना, कह रहे हैं कि दो रेशियो ऑफ देयर टर्मिनल वेलोसिटी। देखिए कितना सरल क्वेश्चन है, आप इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा कितना होगा। और यहाँ पे जो फॉर्मूला है मैं आपको बता देता हूँ, टर्मिनल वेलोसिटी का लगाएंगे, कोई कोई इसको वीटी भी लिखता है, रो माइनस सिग्मा, ठीक है, इसको आप मुझे बताना कितना ये आया। आगे चलते हैं, फ्लो ऑफ फ्लूइड, ठीक है, तो जो हमारा फ्लूइड है वो कैसे फ्लो करते हैं। अब देखिए फ्लूइड डायनामिक्स है तो फ्लूइड मोशन में रहेंगे, तो जब भी आप फ्लूइड का मोशन पढ़ेंगे तो फ्लूइड का जनरली जो मोशन है वो 3 तरह का होता है जनरली। पहला जो मोशन है वो होता है स्ट्रीम लाइन मोशन। स्ट्रीम लाइन मतलब जो सबसे आदर्श बच्चा है, दैट मीन्स ऐसा कोई फ्लो जिसमें पार्टिकल जो है लिक्विड के वो एक सेम पाथ को फॉलो कर रहे हैं। जैसे मान लो एक ये है, इसके बाद इसका ये, इसको ये फॉलो कर रहा है, इसको ये फॉलो कर रहा है, इसको ये फॉलो कर रहा है। तो स्ट्रीम लाइन में क्या होता है कि जो हमारा लिक्विड है वो किसी भी एक पॉइंट पे एक सेम पाथ पे और सेम वेलोसिटी, दोनों पाथ भी सेम होगा, वेलोसिटी भी सेम होगी, ठीक है, उस पे मोशन करेगा, तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रीम लाइन या स्टेडी फ्लो, ठीक है। अच्छा जी, अगर आपका जो लिक्विड है उसकी वेलोसिटी एक सर्टेन वैल्यू से एक्सीड कर जाए, ठीक है, तो उसको बोलते हैं टर्ब्यूलेंट। और टर्ब्यूलेंट का मतलब ये होता है जैसे कोई आपका जिग जैग मोशन है, रैंडम मोशन है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, जो पाथ होगा ना वो जिग जैग होगा। इसमें जनरली जो पाथ होता है स्ट्रेट लाइन हो सकता है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक हैफेजर टाइप का होगा। जैसे मान लो पहले ऐसे मोशन हो रहा था फिर ऐसे मोशन हो जाएगा, पहले ऐसे मोशन हो रहा था फिर ऐसे मोशन हो जाएगा, ठीक है। तो जो हमारा ये टर्बुलेंट मोशन है ये स्ट्रीम लाइन का जस्ट अपोजिट है। एक मोशन इसमें और होता है, कहीं कहीं पर आपको मिलेगा, उसको बोलते हैं लैमिनार मोशन। लैमिनार मोशन, लैमिनार मोशन का मतलब ये है जब कोई भी लिक्विड की जो वेलोसिटी है वो एक सर्टेन वैल्यू जिसको क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं उससे क्या हो जाए, उससे आपकी कम है, या आप ये कह सकते हैं ऐसा फ्लो जिसमें जो लेयर ऑफ लिक्विड है वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रहे हैं। तो स्लाइड करने का मतलब जैसे मान लो स्लाइड में ऐसा वाला, जैसे एक ये है, दो ये है, तीन ये है, ये एक दूसरे पे स्लाइड कर रहे हैं। तो इस टाइप के जो हमारा मोशन होता है लिक्विड का उसको लैमिनार कहते हैं। अच्छा, इसमें ना एक वर्ड आता है क्रिटिकल वेलोसिटी, जिसको हम VC से लिखते हैं। क्रिटिकल वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है ये भी हमने डायमेंशन एनालिसिस से निकाला, जो कि क्या होता है, जो हमारा ऐसे निकलता है के विस्कोसिटी, उसके बाद डेंसिटी और डायमीटर, ठीक है। तो जो डायमीटर ऑफ ट्यूब है ये आपकी लिक्विड की डेंसिटी है, के जो है आपका कोई कांस्टेंट है और रो हमारा डेंसिटी है। तो हमारा जो
पहला वाला लिक्विड है, इसमें फ्लो ऐसा होगा कि सेम पाथ के अलोंग होगा, ठीक है। और आप ये भी कह सकते हैं स्ट्रीम लाइन में अगर तुम जैसे कोई लिक्विड ऐसे फ्लो हो रहा है, ऐसे इस पे ये पॉइंट है कुछ, अगर आप इस पे कोई टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो क्या बताएगा, उस पॉइंट पे डायरेक्शन बताएगा फ्लो ऑफ लिक्विड की, ठीक है। अच्छा, स्ट्रीम लाइन में एक बात ध्यान रखिएगा बच्चों, कभी भी स्ट्रीम लाइन, इसकी प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं, नो टू स्ट्रीम लाइन मोशन, जो दो स्ट्रीम लाइन मोशन है आपके वो क्या होंगे, इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कैन क्रॉस ईच अदर, कोई दो स्ट्रीम लाइन आपके क्रॉस नहीं कर सकते हैं, अगर वो करेंगे तो वहाँ पे दो डायरेक्शन हो जाएगी जो हमारा स्टडी नेचर को डिस्ट्रॉय कर देगा। और भी हो सकते हैं, किसी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे तो वो डायरेक्शन बताएगा उस फ्लूइड की, ठीक है, मोशन की। आगे, ग्रेटर द नंबर ऑफ स्ट्रीम लाइन, अगर किसी नॉर्मली देखें किसी सेक्शन पे कि जो नंबर ऑफ स्ट्रीम लाइन वहाँ पे ज़्यादा है तो आपका जो फ्लूइड है वो आपका वेलोसिटी वहाँ पे ज़्यादा होगी, ठीक है। तो फ्लूइड की वेलोसिटी स्ट्रीम लाइन में क्या होती है, कांस्टेंट होती है, ये बात ध्यान रखना, एक बात के अबाउट मूव करेंगे। लेमिनार में क्या होता है, जो वेलोसिटी होती है, जो हमारी वेलोसिटी होती है फ्लूइड की, वो क्या होता है, क्रिटिकल वैल्यू से कम होती है, किसमें, लेमिनार में। टर्बुलेंट में क्या होता है, ज़्यादा होती है, ठीक है। और क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, वो ये है, आप इसको डायमेंशन एनालिसिस से भी प्रूव कर सकते हैं। अच्छा, जब इसमें वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो इसका पाथ क्या होगा, हमेशा जिग जैग पाथ होगा, टेढ़ा मेढ़ा पाथ होगा, ठीक है। अच्छा जी, इसमें जो वेलोसिटी है ना, इसमें बहुत जल्दी जल्दी वो चेंज होते रहेगी, ठीक है, अचानक इसमें चेंज हो जाएगी, तो इसको हम टर्बुलेंट कहते हैं, या कोई रैंडम मोशन कह देता है, कोई इरेगुलर मोशन कह देता है, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं। लेमिनार में क्या होगा, लेमिनार में जो हमारी वेलोसिटी है वो क्रिटिकल से कम होगी, इसमें क्या होगा, स्लाइड होगी, एक लेयर दूसरे लेयर पे स्लाइड होगी, ठीक है। पहले से बच्चों इसमें एक रेनॉल्ड नंबर नाम की चीज़ होती थी, ठीक है। तो रेनॉल्ड नंबर पे हम ये कहते थे कि जिस मोशन का रेनॉल्ड नंबर 2000 से 0 के बीच में लाई करेगा उसको हम स्ट्रीम लाइन कहेंगे, और जिसका 3000 से ज़्यादा हो जाएगा उसको हम टर्बुलेंट कहेंगे। लेकिन ये रेनॉल्ड नंबर इन्होंने इस बार सिलेबस से हटा दिया है, ठीक है। लेमिनार किसे कहेंगे, जिसका इन दोनों के बीच में होगा, ठीक। तो ये हट गया है, फिर भी एक थोड़ा इन्फॉर्मेशन के लिए आप ध्यान में रखिए। आगे चलते हैं, देखो एक क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कह रहा है along a streamline, पहला ऑप्शन है द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड पार्टिकल रिमेन कांस्टेंट, तो 7 का ए ही सही है, बाकी हम नहीं पढ़ रहे। क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 कह रहा है कि फ्लूइड इन स्ट्रीम लाइन फ्लो अक्रॉस ए हॉरिजॉन्टल पाइप ऑफ वेरिएबल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फॉर दिस विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है पहला देखते हैं, वेलोसिटी इज मैक्सिमम एंड नैरो पार्ट ऑफ अ पाइप एंड प्रेशर, हाँ बिल्कुल सही है, पहला ही पार्ट, जो नैरो पार्ट होगा वहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, और वेलोसिटी मैक्सिमम होगी तो हमारा क्या होगा, जो प्रेशर है वो मिनिमम हो जाएगा, और प्रेशर हमारा मैक्सिमम कहाँ पर होगा, वाइडेस्ट पार्ट पे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, ये 9 ये था कि आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पल का ही था, उसमें ये था कि जो दो स्ट्रीम लाइन है, ऐसे ऐसे मोशन था कि कौन से पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, जैसे ऑप्शन थे ए बी सी, ऐसे ऑप्शन थे, तो ये वाला सही है, क्यों, ये क्रॉस कर रहे हैं दो स्ट्रीम लाइन कभी भी क्रॉस नहीं कर सकते। क्वेश्चन 10 है कि स्ट्रीम लाइन फ्लो इज मोर लाइकली फॉर लिक्विड विद, तो जो स्ट्रीम लाइन फ्लो है हमारा, कह रहे हैं कि वो हमारा किसी भी लिक्विड के लिए मोर लाइकली है, तो उसमें क्या ऑप्शन सही होगा, हाई डेंसिटी होनी चाहिए, हाई विस्कोसिटी होनी चाहिए, लो डेंसिटी होनी चाहिए, और लो विस्कोसिटी होनी चाहिए। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा, ये भी आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो हमारा एनसीईआरटी का 10.2 क्वेश्चन है उसमें आपको ये मिलेगा, ये जो क्वेश्चन है ये आपको कहाँ मिलेगा, 10.2 में मिलेगा, कि जो स्ट्रीम लाइन फ्लो है वो आपको कहाँ पर, मतलब ज़्यादा कैसे होगा, जो विस्कोसिटी नहीं सॉरी जो स्ट्रीम लाइन मोशन है उसमें आपकी डेंसिटी ज़्यादा होगी या कम होगी, विस्कोसिटी ज़्यादा होगी या कम होगी, ठीक है। एक मिनट चेक करने दो मेरे को।
ठीक है। इस क्वेश्चन में और कुछ है, मुझे देखना पड़ेगा, 1 मिनट। ये क्वेश्चन स्ट्रीमलाइन फ्लो तो आपका वही हो गया कि जिसमें एक ही पाथ होगा। अभी कह रहा है मोर लाइकली फॉर अ लिक्विड। अच्छा, उस कौन से लिक्विड के लिए होगी? बहुत सारे आपके लिक्विड हैं, उसमें कौन सी ऐसी होगी जिसकी मतलब कौन सी यहाँ पर प्रॉपर्टी फॉलो होगी? हाई डेंसिटी है, लो डेंसिटी है, हाई विस्कोसिटी है या लो विस्कोसिटी है। ठीक है, तो चलो इसको यही होगा। अगर ये क्वेश्चन यही है तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर है वो होगा लो डेंसिटी। लो डेंसिटी पर लगेगी और लो डेंसिटी होगी तो हाई विस्कोसिटी पे लगेगी। हाई विस्कोसिटी है, हाई 2 होगा। ये मल्टीपल ऑप्शन है, इसी में मेरे को कंफ्यूजन है। ये 2 ही होगा इसका आंसर। क्यों होगा? देखो, स्ट्रीमलाइन जो हमारे लिक्विड है उसके बाद लो डेंसिटी होती है। क्यों? अगर आपका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी किसी भी लिक्विड के लिए ज़्यादा होगा, ठीक है, अगर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आपका ज़्यादा होगा तो क्या होगा? जो ईच पार्टिकल हैं उनमें हम उसकी क्रिटिकल वेलोसिटी से उसको रिलेट कर सकते हैं। जो क्रिटिकल वेलोसिटी है वहाँ तक फ्लो करेगा तो स्ट्रीमलाइन होगा, उसके ऊपर तो टर्बुलेंट हो जाएगा। इसलिए हमें क्या होना पड़ेगा? जो क्रिटिकल वेलोसिटी अभी आपने देखा वो 1 डेंसिटी और ईटा ओवर ये होता है। तो अगर ये कम होगा हमारा क्या डेंसिटी, अगर हमारा कम होगा, इसका ऑप्शन मैंने कौन सा किया? लो डेंसिटी है इसका, लो विस्कोसिटी कर दिया, सॉरी, लो डेंसिटी है। अगर डेंसिटी कम होगा, डेंसिटी कम होगा तो क्या होगा? तो हमारा स्ट्रीमलाइन होगा। अगर विस्कोसिटी ज़्यादा होगा तो क्रिटिकल भी ज़्यादा होगा, जिससे बैलेंस हो जाएंगे तो स्ट्रीमलाइन होगा। तो इसका ऑप्शन क्या है? ये दोनों। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं है, अगला जो टॉपिक है वो है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। तो जो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी है इसका भी डेरिवेशन है होने को, लेकिन मैं आपको डेरिवेशन यहाँ नहीं करा रहा हूँ, कभी अलग से करवा दूंगा, तो इससे टाइम बचेगा आपका भी और मेरा भी। तो अगर कोई हमारा नॉन विस्कस या इनकम्प्रेसिबल कोई भी लिक्विड है वो मूव कर रहा है, ठीक है, और मूव कैसे कर रहा है? मान लो किसी एक हमारे कांस्टेंट रेट से हॉरिजॉन्टल पाइप में मूव कर रहा है और यहाँ से एंटर हो रहा है जिसकी वेलोसिटी v1 है सॉरी, और एरिया कितना है? a1 है। तो जब यहाँ से मूव करेगा जिसकी वेलोसिटी v1 है, एरिया a1 है, और यहाँ से बाहर निकलेगा, मान लो यहाँ पे वेलोसिटी v2 है, एरिया a2 है, तो जो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन होती है ये बेस्ड होती है कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास, मास के कंजर्वेशन पे डिपेंड करती है। तो जब कंटिन्यूटी इक्वेशन को आप डिराइव करते हैं क्लास 11th में या किसी भी हेल्प बुक में या बुक में देखिएगा एनसीईआरटी में, तो जब यहाँ से कोई लिक्विड फ्लो होगा, यहाँ से फ्लो होगा और यहाँ से बाहर निकलेगा तो मास तो कंजर्व होगा। जितना मास यहाँ पे एंटर्ड होगा उतना ही मास यहाँ से भी निकलेगा। तो मास जब कंजर्व होगा तो हम क्या करते हैं कि जो एरिया और वेलोसिटी, जो आपका यहाँ पर एरिया है और वेलोसिटी है, उन दोनों का प्रोडक्ट जो है दोनों तरफ हमारा बराबर निकल के आएगा। ये डेरिवेशन है हल्का सा। तो यहाँ से आप ये कह सकते हैं कि एरिया इनटू वेलोसिटी जो प्रोडक्ट होगा वो आपका कांस्टेंट होगा। तो कहने का मतलब ये है कि मास कंजर्व रहेगा, जितना एंटर्ड होगा उतना बाहर निकलेगा। तो मास क्या होता है? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी लगा दो, पर यूनिट या डेल्टा टी टाइम में कितना यहाँ से क्रॉस होगा उतना ही यहाँ से निकलेगा। जब इस दोनों को आप लगाएंगे यहाँ पे तो वहाँ पे ये रिलेशन निकलेगा a1 v1 इक्वल टू a2 v2। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहती है? बात याद रखना, ये आइडियल फ्लूइड के लिए ही लगेगी, हम औरों के लिए यहाँ पर नहीं पढ़ रहे हैं। और आइडियल फ्लूइड के लिए प्लस स्ट्रीमलाइन मोशन के लिए, स्ट्रीमलाइन मोशन पर ये लगेगी, टर्बुलेंट पे हम नहीं लगा सकते। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या है जो बुकों में जनरली लिखी रहती है कि फॉर अ आइडियल फ्लूइड इन स्ट्रीमलाइन फ्लो, ठीक है, थ्रू अ पाइप ऑफ वेरिंग क्रॉस सेक्शन, द प्रोडक्ट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड वेलोसिटी इज रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द फ्लो। ठीक है, तो यहाँ से आप एक कंक्लूड निकाल सकते हैं, जो वेलोसिटी है वो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से अगर आप ग्राफ बना दें वेलोसिटी और एरिया का तो कैसे बनेगा? ऐसे बन जाएगा। तो आपने देखा होगा प्रेशर पाइप का एरिया कम होता है, तो एरिया कम होगा तो वेलोसिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब ये जो हमारा
कंटिन्यूटी की इक्वेशन है, इसका यूज हम करेंगे इस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन है आपका कि एक आइडियल फ्लूइड है जो फ्लो कर रहा है थ्रू अ पाइप ऑफ क्रॉस सेक्शन मेड ऑफ 2 क्रॉस सेक्शन, डायमीटर इतना और इतना, द रेशियो ऑफ वेलोसिटी। तो अभी भी हमने इसको यूज किया था, कैसे कर लेंगे, a1v1 इक्वल टू a2v2, और आपको वेलोसिटी का रेशियो निकालना है तो a1/a2 इक्वल टू v2/v1, और जो भी पाइप है उसका जो एरिया है ये हम क्या मानते हैं, सर्कल, तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो आपको डायमीटर दिया है तो पाई d/2 का स्क्वायर, और यहाँ से इसको आप करके आंसर कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, देखो सेम क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं आपके कॉम्पिटिशन में। वाटर फ्लो थ्रू अ हॉरिजॉन्टल पाइप हुज इंटरनल डायमीटर इतना एट स्पीड इतना, व्हाट शुड बी डायमीटर ऑफ नोजल इफ वाटर इज इमर्ज इतना। तो वही 2 बार लगा दीजिए, a1v1 इक्वल टू a2v2, एक बार इमर्जिंग के लिए एक बार इंटरनल के लिए। तो फिर वही एरिया पाई डायमीटर का स्क्वायर, तो पहला d1 लेते हैं तो d/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, d/2 का स्क्वायर d/4 हो जाएगा। यहाँ पर हम d/2 का स्क्वायर करेंगे तो d/4 इंटू v1 इक्वल टू, ये भी वही पाई d2 का स्क्वायर बाई 4, डायमीटर ज़्यादा दिया जाता है यहाँ पर, तो 4 से 4 कट गया, पाई से पाई कट गया। तो हमें निकालना क्या है, यहाँ पर d2 निकालना है, इमर्जिंग का, ये इमर्जिंग का है, इमर्जिंग का, और ये इंटरनल का है। तो d2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका v1/v2 d1 का स्क्वायर, तो v1/v2 1/4 हो जाएगा, और d1 का स्क्वायर 0.02 का स्क्वायर, और इसको सॉल्व करेंगे, रूट ले लीजिए, रूट लेके आ जाएगा 0.01, मतलब 1 सेंटीमीटर। आगे चलते हैं, बर्नौली प्रिंसिपल जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बर्नौली साहब का जो प्रिंसिपल है, इसका भी बहुत बड़ा थ्योरम है, अगर हम उसको प्रूव करने बैठ जाएं तो वही नहीं होगा। तो बर्नौली साहब ने ये कहा कि काइनेटिक एनर्जी, कोई भी फ्लूइड है उसके पास 3 तरह की एनर्जी हो सकती है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, प्लस उन्होंने बोला कि जो प्रेशर एनर्जी है उसका जो सम होगा वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो जो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का आप निकालोगे तो mv² होगा, नीचे वॉल्यूम है तो डेंसिटी v² हो जाएगा, और ये mgh है तो मास ओवर वॉल्यूम, मास ओवर वॉल्यूम क्या होगा, मास ओवर वॉल्यूम आपका डेंसिटी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ρgh प्लस प्रेशर इक्वल टू क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। तो इसका प्रूफ है वैसे तो, फिर भी मैंने आपको बता दिया ये शॉर्टकट में। बर्नौली प्रिंसिपल जो है वो एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है, एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है। और जो बर्नौली प्रिंसिपल है ये हमारा क्या है, किसी भी इसके फ्लूइड के लिए फंडामेंटल है। ठीक है, अच्छा इसका ही मैं एक आपको दूसरा फॉर्म बताता हूँ, जनरली आपको बुक में ऐसे लिखी रहेगी, प्रेशर हाफ ρv² प्लस ρgh। ठीक है, इसको पहले लिख लेते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। तो P, तो ये हो जाएगा ρgh प्लस हाफ ρv², तो इक्वल टू कांस्टेंट है। तो जनरली आपको मैं बताऊं, इस पूरे पार्ट को हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक प्रेशर, इसको हम बोलते हैं स्टैटिक प्रेशर, क्योंकि इसमें कोई मोशन का टर्म इन्वॉल्व नहीं है, और ये क्या है, डायनामिक प्रेशर। तो आपको अगर क्वेश्चन में ये आ जाए कि बर्नौली प्रिंसिपल इज द सम ऑफ स्टैटिक प्रेशर प्लस डायनामिक प्रेशर इज कांस्टेंट, तो वो भी आपका सही स्टेटमेंट है। ठीक है, तो बर्नौली प्रिंसिपल आपका एक तो बेस्ड है एनर्जी कंजर्वेशन पे, दूसरा ये उसका जनरल फॉर्म है, और किसी भी फ्लूइड के पास 3 तरह की एनर्जी पजेस करता है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल और प्रेशर। तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का, और प्रेशर का, तीनों का जो सम होगा वो हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। अच्छा, इसमें कई बार क्वेश्चन ये आता है कि अगर कोई लिक्विड हॉरिजॉन्टल पाइप में फ्लो कर रहा है, ठीक है, कोई भी लिक्विड किसी हॉरिजॉन्टल पाइप में फ्लो कर रहा है, अभी यहाँ पर जो हमने केस लिया वो ऐसे था, जो ये सारा कंडीशन लिखा है वो ऐसे पाइप था कि इसकी हाइट अलग है इससे, और इसकी हाइट मान लो h2 है, ये h1 है, ऐसे करके पाइप था। लेकिन अगर सपोज ये कंडीशन ऐसे हो जाएगी, दोनों की ग्राउंड लेवल से हाइट सेम हो जाएगी, तो हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका डिफरेंस 0 हो जाएगा। तो वहाँ पर जो हमारी बर्नौली इक्वेशन हो जाएगी वो हो जाएगी हाफ ρv² इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये बात भी आप ध्यान रखिएगा,
अभी हमने कैसा लिया था कि दोनों में हाइट में डिफरेंस है, ठीक है, और यहाँ से लिक्विड गया और यहाँ से बाहर निकल रहा। अगर एक सेम हॉरिजॉन्टल लेवल में फ्लो होगा, हाइट दोनों की सेम होगी इस एंड से और इस एंड से, तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी वाला टर्म जीरो हो जाएगा, तो हमारा P प्लस हाफ रो बी स्क्वायर यूज होगा, ठीक है। एप्लीकेशन क्या है इसके? इसका एप्लीकेशन है बच्चों वेंचुरोमीटर। तो जो वेंचुरोमीटर है वो एक ऐसा डिवाइस है, अभी आगे हम उसको देखेंगे, पहले से कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन ही वही आ गया जो आपके नीट में आया था, तो ये इसका सही ऑप्शन हो गया बर्नौली प्रिंसिपल। अभी आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कैलकुलेट द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू फोर्स द ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द टॉप ऑफ हेड। डिस्टेंस इतना, एज्यूमिंग डेंसिटी इतना, फ्रिक्शन इतना। अब देखो यहाँ पर बर्नौली लगेगी, तो जब भी ऐसी दो कंडीशन लगती है तो प्रेशर 1 प्लस रो जी एच, और ये 1 रो जी तो सेम ही रहेगा, प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर इक्वल टू सेकेंड केस के लिए प्रेशर P2 रो जी H2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या है, आप दो कंडीशन के लगा दो इस पूरे को, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करो। P1 माइनस P2, जब आप क्वेश्चन करेंगे रीअरेंज कर सकते हो, P1 माइनस P2 इक्वल टू रो जी H2 माइनस H1 प्लस हाफ रो, और ये हो जाएगा V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। अब इसमें देखो जो आपको डिफरेंस दिया है वर्टिकल वो 50 दिया है, तो 50 क्या है, H2 माइनस H1 50 है। अच्छा प्रेशर डिफरेंस आपको निकालना है, रो आपको दिया है, रो ये आपको दिया है, जी आपको 10 रख लीजिए, रो आपको दिया है, वेलोसिटी आपको दी है, ठीक है, जो वेलोसिटी है वो आपको सेम दी है, ठीक है। इसमें वेलोसिटी क्या हो जाएगी, V2 इक्वल टू V1, क्योंकि सेम रेट से जाएगी ना, ब्लड जिस रेट सेम रेट से जाएगा तो ये जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर इस 50 इंटू 10 इंटू ये, तो आंसर आ जाएगा 5.1 के आसपास। आगे हैं, इससे पहले हम टॉर्सली से पहले हम कर लेते हैं आपका वेंचुरोमीटर, काफ़ी बार पूछा जाता है। तो ये एप्लीकेशन है आपका बर्नौली साहब का। तो जो वेंचुरोमीटर है ये काम क्या आता है, पहले तो ये देख लीजिए। तो भैया वेंचुरोमीटर का काम है आपका रेट ऑफ फ्लो मेजर करना। क्या मेजर करना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू अ पाइप। किसी भी पाइप के अक्रॉस आप लिक्विड का कैसे फ्लो चल रहा है, कितना फ्लो है, उसका रेट मेजर कर सकते हैं। इसको कोई कोई फ्लो मीटर भी कह देते हैं। तो यहाँ पर ये जो बेस्ड होता है ये आपका बर्नौली इक्वेशन पे बेस्ड होता है, ठीक है। इससे ज़्यादा आपके इसमें है भी नहीं है, कई सारी चीज़ें हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो देखो टॉर्सली लॉ है। टॉर्सली लॉ में क्या है कि मान लीजिए ये आपका कोई एक बाल्टी रखी है आपने, और इसमें कुछ पानी है या कोई लिक्विड है, ये आपका इसमें लिक्विड है, ये एक लिक्विड है इस लेवल तक, ठीक हो गया। तो अगर आप इस लिक्विड में यहाँ पर एक होल कर देते हैं इस साइड पे, ठीक है, यहाँ पर एक इस पे क्या कर देते हैं, होल कर देते हैं, तो जो वेलोसिटी होगी, स्पीड ऑफ ई फ्लक्स होगी, जो यहाँ से लिक्विड निकलेगा उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ये हम निकाल रहे हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, देखो दो तरह, जब यहाँ से कुछ पानी निकलेगा, मान लो उसकी वेलोसिटी v1 है, इस वाले पॉइंट है जहाँ से लिक्विड बाहर आ रहा है वहाँ का एरिया a1 है, ठीक है। और देखो एक बात और ध्यान से देखो, जो ये ऊपर से सरफेस है इसका, ये मान के चलो इसका जो एरिया है वो a2 है, ठीक है। और ऊपर की साइड में हमने एज्यूम कर लिया कि प्रेशर P लग रहा है इस पे, तभी तो लिक्विड बाहर निकलेगा। तो जब प्रेशर यहाँ पे P है तो इसकी टोटल हाइट देख लो, मान लेते हैं इसकी जो ग्राउंड लेवल से हाइट है हमारी y1, ठीक है, और ऊपर से जो हाइट है जहाँ से आपका फ्लूइड भरा हुआ है वो h हाइट है, टोटल हाइट भी एज्यूम कर लो चलो, अगर ज़रूरत पड़ी तो y2 है। तो आपसे क्वेश्चन ये आएगा कि ये जो लिक्विड है, ये जो बाहर को निकल रहा है, जो वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स है, तो ये कितनी होगी जो ये बाहर को निकल के आया, ठीक है। तो आप यहाँ पे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगा दो। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहती है, a1 v1 इक्वल टू a2 v2। जिस रेट से v1 बाहर आ रहा है वैसे हम ये a2 v2 और a1 v1 लगा लो, ठीक है। यहाँ पर वेलोसिटी v2 एज्यूम कर ली हमने,
तो जब इससे लगाएंगे तो हमें मान लो V2 निकालनी है तो V2 की वैल्यू निकाल लोगे। अभी हमें V1 निकालनी है तो V1। अब यहाँ पर एक बर्नौली इक्वेशन लगा दो। बर्नौली इक्वेशन क्या हो जाएगी, देखो जो हमने यहाँ पे प्रेशर लगाया है, यहाँ पर जो प्रेशर होगा, देखो यहाँ पे अगर P प्रेशर है, ये तो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है, तो यहाँ पर हो जाएगा PA प्रेशर। तो इस एंड पे बर्नौली इक्वेशन लगाओगे तो कितनी आ जाएगा, प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, और ये हो जाएगा Y1 इक्वल टू, यहाँ पर देखेंगे ऊपर साइड से यहाँ पे प्रेशर कितना लग रहा है P, और यहाँ पे कोई काइनेटिक एनर्जी मूवमेंट नहीं। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम ये अज्यूम करेंगे कि रेस्ट पे है, टॉप पे जो हमारी वेलोसिटी है वो ऑलमोस्ट जीरो के आसपास है, तो ऊपर काइनेटिक एनर्जी का कंट्रीब्यूशन जीरो, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी का कंट्रीब्यूशन हो जाएगा mgY2। ठीक है, अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे, इस पूरे को सॉल्व करेंगे, ये अज्यूम कर लो कि Y2 माइनस Y1 आपका H है। तो जब आप इस पूरे डेरिवेशन को सॉल्व करेंगे तो आपका V1 की जो वैल्यू निकल के आएगी वो मैं आगे आपको बताता हूँ। V1 की वैल्यू आ जाएगी इस केस में अंडर रूट 2GH प्लस P माइनस PA और इंटू 2 और अपॉन में डेंसिटी। आप इस इक्वेशन को देखिए, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो P हो जाएगा, तो P माइनस PA, और यहाँ से जो रो G आपका Y2 माइनस Y1 हो जाएगा, इसको भी उस साइड भेजेंगे, इसको भी उस साइड भेजेंगे, तो यहाँ से V1 निकल जाएगा। तो हमने वो वैल्यू लिखी, इतनी आई। ठीक है, अब देखिए कंडीशन देखिए जो हमारा, अच्छा इसमें एक बहुत लोग डाउट कहते हैं कि आप इसको रेस्ट में कैसे मान सकते हैं। इसको हम रेस्ट में इसलिए मान रहे हैं कि जो A2 है हमारा वो बहुत ज़्यादा है A1 से, और अभी भी हमने देखा था कि जो वेलोसिटी है वो एरिया पे डिपेंड करेगा। जब एरिया बहुत ज़्यादा होगा तो वेलोसिटी क्या होगी, बहुत कम होगी, और यहाँ तो अप्रॉक्सीमेशन की दुनिया है तो हम उसको लगभग जीरो के बारे में एज्यूम कर लेंगे। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इस वाले पार्ट को भी उधर ले जाएंगे, इस वाले पार्ट को भी उधर ले जाएंगे, तो यहाँ से V1 की वैल्यू ये निकल के आई। ये आपको ध्यान में रखनी है पहली बात। अगर ये ध्यान में नहीं भी रहती है, देखो केस 1, इसमें केस बनते हैं। अगर आपका टॉप मोस्ट पे प्रेशर एटमॉस्फेरिक के बराबर हो जाए, ये वाला प्रेशर जो PA है अगर ये इस P के इक्वल हो जाए, दोनों इक्वल हो जाएंगे तो क्या होगा, P माइनस PA जीरो हो जाएगा, तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी 2GH। ध्यान दीजिए ये जो H है, ये H हमारा टॉप से लेके यहाँ तक की हाइट है। ठीक है, अच्छा कई बार क्वेश्चन ये आता है कि अगर P बड़ा हो जाएगा PA से, सपोज ऐसे पूछे गए, अगर P अगर बड़ा हो जाएगा तो आप 2GH को इग्नोर कर सकते हैं। उस केस में वेलोसिटी हो जाएगी अंडर रूट 2P माइनस PA अपॉन में रो। तो दो केस यहाँ पे बनते हैं और इसके बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन 15 आपका इंतजार कर रहा है। कह रहे एक स्मॉल होल कर दिया है नियर द बॉटम ऑफ इतना ऑफ हाइट इतना, हाइट टॉप से हाइट दी है, तो रेट ऑफ फ्लो पूछ रहा है। तो भैया जनरली ज़्यादातर आपके एग्जाम में क्वेश्चन 2GH से ही आते हैं, 2GH लगा दो, बाकी आपको कुछ पता है या नहीं। तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू G है 10, H आपको दिया है 220, तो ये आ जाएगा कितना, रूट 2 2 जा 4 40। ठीक हो गया। लेकिन आपसे क्या पूछा है, द रेट ऑफ फ्लो, आपसे वेलोसिटी नहीं पूछी, आपको रेट ऑफ फ्लो निकालना है। तो रेट ऑफ फ्लो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ फ्लो हो जाएगा एरिया इंटू वेलोसिटी, एरिया इंटू वेलोसिटी। तो एरिया कितना है, एरिया दिया है कुछ, एरिया दिया है, ये कितना है एरिया क्रॉस सेक्शन इतना, एरिया दिया है इसका 12.6, ये दिया है, ये इसमें मिस हो रहा है। तो एरिया हो जाएगा 12.6 इंटू वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए। ठीक है, एरिया सॉरी 2 ही है शायद, ये 2 ही है, 2 रख लीजिए यहाँ पे, तो ये आ जाएगा एरिया 2 वेलोसिटी रूट 40। तो सॉल्व कर दीजिए, ये आपका रेट ऑफ फ्लो आ जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं एक सिलेंडर है, हाइट इतनी है, कंप्लीटली फिल्ड ऑफ वाटर, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स। इसको हम ई फ्लक्स कहते हैं, जो छेद करके पानी आ रहा है ऑन द साइड ऑफ वॉल। तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, √2gh। तो भैया कितना होगा, 2g हो जाएगा आपका 10, हो जाएगा 20, तो कितना आ जाएगा बाहर आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे कह रहे हैं देखो, अब ये क्वेश्चन कुछ एनसीईआरटी से उठाए हैं मैंने, क्योंकि ज़्यादातर एग्जाम में एनसीईआरटी ही पूछी जाती है। ठीक है, थ्योरी इसकी आज हमने कंप्लीट करी है 2 चैप्टर की। बाकी जब हम इसमें एक बड़ा क्वेश्चन वाला कोई सेशन में इसमें रखूँगा, जिसमें मैं तीनों को एक साथ डील करूँगा, क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है। जो आपकी क्लास 11th में अगर आप जाओगे तो 2 चैप्टर बहुत बड़े मिलेंगे। पहला चैप्टर आपको मिलेगा रोटेशन पहली बुक में, और दूसरी बुक में जो चैप्टर बड़ा लगता है वो है फ्लूइड। बहुत बड़े चैप्टर है, हैंडल करना टफ है, इसलिए इसको टुकड़े में पढ़ना चाहिए। तो आप पहला क्वेश्चन देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, दूसरा या तीसरा क्वेश्चन एनसीईआरटी में यही है। कह रहे हैं कि सरफेस टेंशन, देखो सरफेस टेंशन अभी हमने पढ़ा नहीं है, मैंने क्वेश्चन रख दिया तो आप देख लीजिए सरफेस टेंशन क्या होगा। तो सरफेस टेंशन बच्चों, टेम्परेचर कह रहे हैं कि जनरली जब लिक्विड का टेम्परेचर के साथ पे सरफेस टेंशन क्या होता है, डिक्रीज करता है। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, अगले वीडियो में हम सरफेस टेंशन पढ़ेंगे तो इसके बारे में बात करेंगे। कह रहे हैं विस्कोसिटी गैस की टेम्परेचर में क्या होगी, ये मैंने बताई थी आपको। टेम्परेचर में रिलेशन क्या होता है, टेम्परेचर में होता है ये, और विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड का होता है, ये तो गैस का है, और अगर आप लिक्विड की बात करें तो उसका होता है ये। तो इसका आंसर क्या होगा, इंक्रीज, यहाँ पर इंक्रीज होगा और यहाँ पे डिक्रीज होगा। आगे देखते हैं, करें फॉर अ सॉलिड विद इलास्टिक मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी शेयरिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू ये, वाइल द फ्लूइड इट इज प्रोपोर्शनल टू ये। तो जब ये क्वेश्चन आ जाएगा तो इसमें क्या है, इसका जो आंसर है, मैंने आपको बताया था कि जो शेयरिंग मॉडुलस है, शेयरिंग फोर्स किसकी प्रोपोर्शनल होता है, शेयरिंग फोर्स आपका प्रोपोर्शनल हो जाएगा शेयर स्ट्रेन के। और जो आपका फ्लूइड में ये जो प्रोपोर्शनल होगा वो किसके होगा, वो हो जाएगा रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन के। ठीक है, इसमें रेट पे डिपेंड करता है, रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन, उस पर नॉर्मल शेयर स्ट्रेन होता है, इस पे रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन होगा। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहे हैं फॉर अ फ्लूइड इन स्टेडी फ्लो द इंक्रीज इन फ्लो स्पीड एट अ क्या है, कंस्ट्रिक्शन फ्लो फॉलो, क्या फॉलो करेगा। तो आपसे कह रहे हैं जब ये मूव करेगा तो ये किस पे फॉलो करेगा, तो ये फॉलो करेगा कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब हो गया कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। ठीक है, क्वेश्चन मुझे थोड़ा इनकम्प्लीट लग रहा है, इसको आप एनसीईआरटी में एक बार चेक कर लेना। अच्छा, इसमें ये है क्वेश्चन, क्योंकि 2 पार्ट इसमें दिए हैं। तो क्वेश्चन ये है कि फॉर इंक्रीज इन फ्लो स्पीड एट अ फॉलो फ्रॉम, यहाँ पे कुछ डैश है ऐसे, फॉलो फ्रॉम, तो वहाँ पर आएगा क्या, कंजर्वेशन ऑफ मास। और उसके बाद कह रहे हैं वाइल द डिक्रीज ऑफ प्रेशर देयर फॉलो। तो डिक्रीज, अगर इसमें ऐसा लिखा है वाइल देयर इज डिक्रीज डिक्रीज ऑफ प्रेशर। ठीक है, तो क्या फॉलो करेगा, तो फॉलो करेगा बर्नौली प्रिंसिपल। तो कंजर्वेशन ऑफ मास यहाँ पे आ जाएगा, बर्नौली प्रिंसिपल यहाँ पे आ जाएगा। तो ये लास्ट क्वेश्चन था, आई होप आपने पसंद किया हो। अगर आपने सारे चीज़ें पढ़ी हैं तो अच्छा, मेरे को अच्छा लगेगा। और अगर ये चीज़ें समझ में आई हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब में कमी नहीं होनी चाहिए। तो एक बार मैं फिर से रिवीजन करना चाह रहा हूँ, जो आपकी पॉइजली इक्वेशन है। ठीक है, स्टार्टिंग लास्ट से कर देते हैं इस बार। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, इसमें लास्ट में जो पढ़ा टॉर्सली का जो हमने लॉ पढ़ा, जिसमें हम किसी भी बीकर में एक होल कर देंगे। ठीक है, तो टॉर्सली लॉ में जो वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स होगी, जिस रेट से पानी उस होल से बाहर आएगा, वो जो होल है उससे वेलोसिटी की वैल्यू जो होगी,
ठीक है, वो कितनी होगी वो हमने देखी। जैसे ये है हमारा, ये हमारा एक लिक्विड है, आपने इसमें ये भर दिया, ठीक है। अभी मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन तो जैसे यहाँ पे आपने एक होल किया सपोज, और यहाँ से वेलोसिटी v1 है और टॉप लेयर से इसकी हाइट h है, तो टॉर्सलिस आप कहते हैं, तो ये हो जाएगा √2gh। ठीक हो गया। सेकंड हमने पढ़ा था, सेकंड हमने इसमें, अच्छा टॉर्सली पूरा लिख लेते हैं, TORCELLI, टॉर्सली लॉ। सेकंड लॉ हमने पढ़ा था कॉन्टिन्यूटी। तो कॉन्टिन्यूटी लॉ जो हमारा है, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, वो हमसे कहती है कि ये मास कंजर्वेशन पे डिपेंड करता है, और अकॉर्डिंग टू कॉन्टिन्यूटी एरिया इनटू वेलोसिटी जो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है। और थर्ड हमने पढ़ा बर्नौली साहब। तो बर्नौली साहब का वंचरी मीटर फेमस है, और ये कहते हैं कि प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का जो सम होगा वो कांस्टेंट होगा। ठीक है। इसको हम स्टैटिक प्रेशर कहते हैं, इसको हम डायनामिक प्रेशर कहते हैं। और बर्नौली साहब का थ्योरम एनर्जी कंजर्वेशन पे डिपेंड करता है। और जितनी भी आपने सारी चीज़ें पढ़ी, सारे के सारे आइडल फ्लूइड पे डिपेंड करते हैं, आइडल फ्लूइड पे अप्लाई होते हैं। और साथ में आइडल फ्लूइड के साथ में इनको चाहिए स्ट्रीमलाइन मोशन, और स्ट्रीमलाइन ऐसा मोशन जिसमें एक पार्टिकल अपने प्रीवियस पार्टिकल की वेलोसिटी को फॉलो करते हुए चलते हैं एक सेम पाथ में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अब इसमें एक पार्ट और बचेगा, और आशा करता हूँ जल्दी आ जाएगा वो भी। उसके बाद हम थर्मोडायनामिक्स भी डिटेल में करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। विशिंग ऑल द बेस्ट। पॉजिटिव रहिए, जितना आप पॉजिटिव रहेंगे उतना अच्छा करेंगे।